नमस्कार। भारत का ग्रेट इंडियन एंटरटेनमेंट, तरह तरह के, कोई गाना गा रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है नाव में बैठ के, और ग्रेट इंडियन घूस कार्यक्रम जिसमें हर लेवल पे रिश्वत बरस रही होती है। इवन वेटर को भी पौए मिलते हैं, कॉफ़ी, चाय, मछली, सब। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला बंद होगा, जैसे ये पक्का हो जाएगा कि मोदी जी को वोट मिल गए, जितने मिलने थे अब वापस नहीं हो सकते, उसके साथ ही पेट्रोल डीजल का दाम 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये नहीं, 20 रुपये लीटर तक बढ़ सकता है। ज़िंदगी में इससे कितनी महंगाई आती है, पूरे कैलकुलेशन पे हम जाएंगे तो फिर वही पुरानी बातें रिपीट होंगी। लेकिन बहरहाल ऐसा क्यों होने वाला है, क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, घर में आपका चूल्हा क्या जल पाएगा, सरकार इसको कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी, इस सब पे हम बात करेंगे। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए क्या हो रहा है ईरान में। अब युद्ध तो ख़त्म हो गया है, अब खोपड़ी पे किसी के बम नहीं गिर रहा है और किसी की एक के बाद एक महंगी महंगी मिसाइलें खर्च नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान दोनों पैनिक में नहीं है। मतलब जो एक उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता था वो प्रेशर कम हो गया है, पैनिक है। उन्होंने हार्मुज में ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो अमेरिका में भी महंगाई हो रही है, ईंधन की सब जगह महंगाई हो रही है। और ईरान भी, भाई उसका जो चीन को तेल जाता था वो भी बंद हो गया है। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि सिर पे बम गिरना जितना हो। तो अब क्या है कि जब ये परिस्थितियां हैं तो ईरान का जो संकट है, हार्मुज का संकट, ये पूरी दुनिया का संकट है, ईरान का नहीं है। और वो हार्मुज का संकट अब आराम आराम से चलेगा। लड़ाई चलती रहेगी, बातचीत होता रहेगा, डायलॉगबाजी ये और वो। अब वो ईरान आज गया और उसने रूस को भी इसमें बीच में खींच लिया। उसने कहा भाई रूस जी आप भी बातचीत कराओ। ओमान को भी बुला लिया गया, आप भी आ जाओ, आप भी बातचीत में शामिल हो जाओ। कुल मिला के इन सारी परिस्थितियों में कौन फंस गया? हमारे जैसे रजिया लोग गुंडों में फंस गए। कैसे फंसे? तो आज की कुछ खबरें पढ़ लीजिए। ऑयल जो है, जो तेल है ब्रेंट क्रूड, वो $113 का एक बैरल के आसपास चल रहा है। पिछले महीने से ये 33%, 34% का राइज है। पिछले महीने से 1/3 दाम बढ़ गया है। भारत का जो क्रूड बास्केट है वो भी ऊपर चल रहा है। अब हमारे साथ तो दिक्कत दूसरी है ना, कोड़ और उसमें खाज। विदेशी निवेशक जो हैं हमारे यहाँ भारत से संतुष्ट नहीं है, तो पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। वो पैसा निकाल के ले जा रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है। अब डॉलर 95 रुपये से एक आध ऊपर नीचे चल रहा है। अब ऐसे में वही जो डॉलर में तो मिल रहा है तेल, वो और महंगा पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो हमारी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, मतलब अरे जो तेल से डीजल पेट्रोल बनाने वाली हैं, वो चाहे इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो। अब रिलायंस को तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो तो विदेशों में बेच रहा है, पैसे बढ़ा लेता है। जो भारत में पेट्रोल पंप पे माल बेचने वाले हैं, अब उनकी सिचुएशन ये है कि सरकार कह रही है बेटा दाम मत बढ़ाना, चुनाव हो रहा है। इंडियन ऑयल कह रहा है बढ़ा दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और वो कहता है कि ठीक है साहब लेकिन घाटा हो जाएगा। बोले तो क्या हुआ, जब दाम कम होता है ऑयल का तो हम तुम्हारा घाटा भी पूरा करवाते हैं। अब वो कह रहा है जोर से आ रही है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, क्यों, घाटा बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ता चला जा रहा है। और इस वजह से उनको प्रति लीटर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 19 से 23 रुपए के बीच में नुकसान हो रहा है। अब जो रिफाइनरियाँ हैं उनके अपने पास भी स्टॉक होते हैं, 60 दिन का हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल रखा जाता है, अब वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आप सोचिए जब चुनाव हो जाएगा
यानी परसों तक, या 29 अप्रैल देख लो, क्योंकि आप वीडियो कब देख रहे हैं पता नहीं। उसके बाद 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये कम से कम तो मान के चलो उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक सबसे बड़ी टेंशन है। और ये बढ़ोतरी का जो खतरा है, इस बीच में कुछ नई नई घटना हो रही हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि लोगों को लग गया कि दाम बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। इस चक्कर में वहाँ पे पैनिक बाइंग शुरू हो गई कि भैया परसों से दाम बढ़ेगा, आओ भाई भरो अपनी गाड़ियों में। तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने पहुँच गए। पेट्रोल पंप, आपको पता है उधार पे पेट्रोल मिलता नहीं है, जितना बिकेगा माल, पैसे आएंगे उतने से वो पेट्रोल खरीद लेगा। अब डिमांड ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि अब तेल कंपनियां कैश में पेमेंट दे रही हैं, पहले क्रेडिट दे रही थी, वो दे नहीं रही हैं। तो पेट्रोल पंप खाली हो गए। खाली होने से वहाँ पर जो पूरी सड़कें हैं आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे 40% से ज़्यादा पेट्रोल पंपों के अंदर तेल खत्म हो गया। किस वजह से? सिर्फ पैनिक के कारण। और अब ये सीन जैसे ही वोट पड़ेगा बदल जाएगा। दूसरा, अभी आप जो तेल खरीदते हो, पहले तो मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट होते लंबे कि भैया इतने रुपए के दाम पे हमको मिल जाएगा, इस रेट पे दोगे, या इंटरनेशनल मार्केट से। अब वो सब कॉन्ट्रैक्ट तो कहाँ से लेते थे? आपके जिन देशों से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे वो खुद ही फंसे हुए हैं। तो आपको कई बार स्पॉट बाइंग करनी पड़ रही है। रूस का तेल जो आपको 30-30, 35-35% का भी डिस्काउंट दिया करता था, वो 4%, 5% के प्रीमियम पे आप खरीदो। 4%, 5% बोलो, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि $4-5 का प्रीमियम है वो, और वो महंगा है। अब इसके अलावा क्या है दूसरा रास्ता? भैया रूस का नहीं लोगे, कहाँ से लाओगे? अमेरिका कह रहा है हमारा ले लो, उनका शेल ऑयल है। एक तो वो महंगा वैसे ही होता है, फिर वहाँ अमेरिका से लाओगे अफ्रीका का चक्कर लगा के, तो वो और महंगा पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में तेल तो हर तरफ से महंगा मिलना ही मिलना है, और जो घाटा उठाने की क्षमता थी तेल कंपनियों की, उनका तेल निकल चुका है। और जो याद कीजिए, एक ज़माने में कांग्रेस सरकार इनको बॉन्ड दे देती थी कि भाई ठीक है, हम आपको इतने रुपए का बॉन्ड गारंटी दे रहे हैं, ये आप अभी घाटा उठा लो। उस पे बीजेपी ने इतना बवाल मचा दिया है कि अब ये ऑयल बॉन्ड वाले मोड पे भी नहीं जा सकते, तो अब पैसे ही देना पड़ेगा। तो सरकार पैसे लाएगी कहाँ से? सरकार तो लुटी पीटी बैठी है। कैसे लुटी पीटी बैठी है? भारत में जो यूरिया होता है, वो यूरिया कहाँ बनता है? वो यही गल्फ के पेट्रोल से ही तो बनता है, कच्चे तेल से, बाई प्रोडक्ट है उसका। अब ये हार्मुज बंद होने के कारण हमारी यूरिया की सप्लाई अटक गई है, और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यूरिया का दाम हो गया है डबल। अब किसान को यूरिया अगर महंगा मिला तो फसल वो कम डालेगा। ये तो भूल जाइए कि वो बेचारा जितने पैसे उतने ही तो डालेगा, कम डालेगा, फसल कम होगी, दाम बढ़ेगा तो हमको आपको झेलना पड़ेगा। और फिर किसान बर्बाद हुआ तो गए काम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो किसान ही हिंदुस्तान में। फूड सिक्योरिटी का मसला देश की आ जाएगा, तो सरकार को वहाँ सब्सिडी देनी पड़ रही है, कह रही है किसान को महंगा नहीं मिलने देंगे। अब आप सोचिए सिचुएशन। ऐसे में वो फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, अब डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी कहाँ से दे देंगे? तो एक तरफ से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक और जगह है जहाँ सब्सिडी का चक्कर पड़ रहा है, वो जगह है एलपीजी वाली। एलपीजी का जो इंपोर्ट है वो करीब 90% प्रभावित हो रहा है। जिन 4 देशों से आता है वो देश यहीं खाड़ी के देश हैं। कोई हमारे पास स्टॉक नहीं है वैकल्पिक, सही बात ये है। 19 किलोग्राम का सिलेंडर 28 से 31 रुपये, आपको याद होगा, अभी हाल में महंगा हुआ था। अब भारत की क्या है, गैस की जो ज़रूरत है उसका 60% आता है बाहर से। बाहर से कहाँ से? यूएई से आता है, कतर से आता है, सऊदी अरब से आता है, कुवैत से आता है। ये चारों हार्मुज में बंद हो गए। अब क्या हुआ? 90% के करीब सप्लाई ये लोग दुनिया की देते थे, उनके ख़त्म होने से क्या हुआ? दुनिया का दाम बढ़ गया तेल का, सब जगह गैस का। जहाँ से गैस आती थी वो जगह अटक गई है। इससे क्या हुआ? एलपीजी के सप्लाई पे असर हुआ, इंपोर्ट 40% गिर गया है। देश के अंदर सरकार ने कहा कि भैया प्रोडक्शन बढ़ाओ और ज़्यादा बढ़ाओ, तो इन्होंने जो है करीब बताया जा रहा है कि लगभग 20% प्रोडक्शन बढ़ा लिया, लेकिन इसके बावजूद ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। भारत को अभी कहाँ से लेना पड़ेगा?
वो लेना पड़ेगा कनाडा से, अमेरिका से, अल्जीरिया से, रसिया से, यानी सारी जगह बहुत दूर दूर हैं। यानी 15 दिन का 20 दिन का एक गैप है। अभी हमारी पास सिचुएशन क्या है उसको आप समझिए। हमारे पास कितने दिन का माल है? सरकार ने बयान दिया कि उसने भैया 1 महीने की एलपीजी का इंतज़ाम कर लिया है और 30 दिन की गैस अरेंज की गई है। लेकिन ये 30 दिन की गैस है क्या? क्या हमारे पास किसी एक जगह 30 दिन की गैस रखी है जहाँ से हम उसको खर्च करते जाएंगे? नहीं। हालत ये है कि जो हमारी कुल 20 से 21 दिन की खपत का ही इंतज़ाम हमारे पास स्टोरेज में है। लंबे समय का बैकअप हमारे पास नहीं है। और अगर आप स्ट्रेटजिक रिजर्व की बात करें तो वो 2 दिन का है। नतीजा क्या है? आप सोचिए, लगातार खाड़ी तो अस्थिर ही है, कभी इजराइल से युद्ध हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हमको भी थोड़ा इंतज़ाम रखना चाहिए था। खैर, हमारे पास में जो 30 दिन का स्टॉक बताया गया है वो सप्लाई, इंपोर्ट और प्रोडक्शन जोड़कर है। यानी वहाँ से जहाँ से शुरू होता है गैस और हमारे यहाँ तक आने तक हमने जहाँ पेमेंट की उसके बाद से सारे को गिन के है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो 2 महीने का कुल स्टॉक कवर है उसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्टोरेज सिर्फ 10-12 दिन की खपत। तो अब आपको कुछ उलझा हुआ लग रहा होगा, तो सरलता से समझिए, आपके कनस्तर में 2 ही दिन का आटा है जिसको स्टोरेज कहते हैं। बाकी सरकार कह रही है कि चक्की पे भी आटा है हमारा, उसको भी गिन लो, रास्ते में जो आटा लेके भाई चल के आ रहा है उसको भी गिन लो, सबको गिन लो। जो पूरी चीज़ें मिला के हमारे पास 60 दिन का हिसाब है। तो जो 2 से 7 दिन के बीच में ही हमको सुरक्षित रख सकता है। हमारे गैस कहाँ स्टोरेज रहती है? कुछ जहाज़ों में रहती है जो चल पड़े हैं, कुछ टर्मिनल पे रहती है जहाँ पे आके लग गए हैं वो तट पे, कुछ सिलेंडर में और कुछ घर में। मतलब हम कह रहे 60 दिन है, तो 60 दिन ये सब मिला के है। तो अब आप सोचिए कि एलपीजी जो है वो 60 दिन की जो बात कर रहे हैं उसमें बॉटलिंग प्लांट में 2-4 दिन की पड़ी है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिला के ये मान लीजिए कि 60 दिन के अंदर कितने दिन निकल चुके हैं बगैर गैस के। और नई सप्लाई आने में, जो मैंने बताया कनाडा, रूस और आपका अमेरिका वगैरह से आने में 15 दिन का बफर एक्स्ट्रा टाइम मान लीजिए, घूम के आना पड़ेगा अफ्रीका से। तो इस पूरी सिचुएशन में हमारे पास गैस का भी संकट है। तो गैस के भी दाम बढ़े ना बढ़े, शॉर्टेज का खतरा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है ईरान को। उस धमकी को छोड़ दीजिए, हम तो आपसे कम से कम 1 महीना पहले कह चुके हैं कि ये जो तेल है ये अनवरत प्रवाह नहीं है। अगर आपका तेल निकलना आना बंद हो जाएगा तो आपका पूरा तेल का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तेल की लाइनें फट जाएंगी अगर 3 दिन में और नहीं खुला ब्लॉकेज तो। और ऐसा लगता है कि ईरान को ये एक एडवांटेज था कि उसका जो तेल निकालने का सिस्टम काम कर रहा था लगातार, क्योंकि चीन के लिए तेल वहाँ से जा रहा था। अब वो सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया, तो जो हाल बाकी गल्फ देशों का हुआ, खाड़ी देशों का हुआ, वो हाल अब ईरान का भी हो सकता है। तो ईरान पे तो पहले भी प्रतिबंध था, मुझसे नहीं खरीदते थे, लेकिन कुल मिला के सारी दुनिया में जो हालात होने वाले हैं तेल की सप्लाई की, वो तो यही होने वाले हैं। और पहले मैं बता चुका था कि तेल का दाम तो जाता है रॉकेट की तरफ, नीचे आता है आराम आराम से, जैसे किसी ने 500 रुपये नोट ऊपर से फेंक दिया हो। इसको रॉकेट फेदर कुछ कहा जाता है थ्योरी, कि जाता तो रॉकेट की तरह ऊपर और पंख की तरह ऊपर से नीचे आता है। तो सिचुएशन जो है वो ये है कि कुल मिला के जो पेट्रोल है वो 25, 30, 20, जहाँ तक सरकार हिम्मत कर पाएगी, रोक पाएगी, उतना महंगा हो सकता है। गैस का भी संकट बहुत नज़दीक आ गया है। अब क्या होता है, अगर ये दोनों खुल जाते हैं ब्लॉकेड, तो जो जहाज़ों में पड़ी हुई है गैस वो आने लग जाएगी, उससे कुछ राहत मिल जाए, कुछ हो जाए, वो अलग बात है। पर ऊर्जा संकट के हम लोग दहाने पर खड़े हुए हैं एकदम। उम्मीद करते हैं कोई रास्ता निकलेगा, क्या निकलेगा पता नहीं,
कैसे मैनेज होगा पता नहीं, पर ये पक्का है कि ये जो कंपनियां हैं ना, अब इनकी जो घाटा उठाने की क्षमता थी वो इनकी पूरी हो चुकी है, अब इनसे नहीं संभलेगा। तो या तो सरकार पैसे दे, और सरकार जब सब जगह पैसे देगी कहाँ से देगी भाई? सरकार तो हमारे ही नौकर है ना, तो हमारे खजाने से ही हमसे पैसा लेती है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। ये और पैसे तो भाई हमारा नहीं हो रहा खर्चा इतने में, तो फिर आपको और पैसे देने पड़ेंगे, तो कहाँ से लेगी? वैसे आपसे वो मांगती नहीं है, वो आपसे ले लेती है टैक्स लगा के। तरह तरह के टैक्स लगेंगे, परेशानियां पड़ेंगी, जो भी है। अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद।